हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक सॉल्युबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन बहुत इजी होता है और ये जेई मेंस नीट और एम्स में आने का इसका चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर सिंपली हम लोग अगर इसका कंसेप्ट जानते हैं तो इजीली दैट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को जो मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया है, तो सॉल्युबिलिटी दो वर्ड से बना हुआ है। वन इज द सॉल्युबल एंड अनदर एबिलिटी, राइट। तो इसमें लेट्स अंडरस्टैंड कि पहले एक सलूशन होगा। सलूशन में आप सभी जानते हैं सलूशन जो बनता है दो चीज़ों से बनता है। एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सलूट, राइट। सलूट एंड सॉल्वेंट। अब इसमें जो सलूट सॉल्वेंट में जाता है वो बेसिकली सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होने से वो, अगर वो पूरी तरह सॉल्युबल हो जाता है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर वो कम सा घुलता है या कम सॉल्युबल होता है तो उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। और अगर उसमें कुछ सॉल्यूट की मात्रा कुछ रह जाती है सॉल्वेंट के अंदर तो उसको सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन अभी हम लोग इसमें केमिस्ट्री में जो मेन टू फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव में, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। पहला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड हाउ इट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड में पहला चीज़ क्या होता है कि हमारा एक तो कैटायन होता है और एक एनायन होता है। ठीक है, कैटायन एनायन के बीच में क्या होता है कि एक फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 4πε Q पॉजिटिव एंड Q नेगेटिव अपॉन R², राइट। सो Q पॉजिटिव Q नेगेटिव कैटायन एनायन के चार्जेज हैं और R उनके बीच की डिस्टेंस है, राइट। सो अभी यहाँ पर जो एप्सिलॉन होता है दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, राइट। सो एप्सिलॉन, अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ स्पेस, राइट। सो बेसिकली अभी यहाँ पर देखा जाए तो सो DC अगर हम देखें, DC इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, राइट। सो अभी F इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/D Q पॉजिटिव Q नेगेटिव अपॉन R², राइट। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू आयन्स कैटायन एंड एनायन इन आयनिक कंपाउंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अभी जो सॉल्युबिलिटी है हमारा, सॉल्युबिलिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये हमें याद रखना है, राइट। अब इसको और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी हमारा हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। हाइड्रेशन एनर्जी में पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हाइड्रेशन क्या होता है, राइट। हाइड्रेशन इज ए प्रोसेस वेयर आयंस आर surrounded by water molecules, right। और दूसरा टर्म है हाइड्रेशन एनर्जी। सो during this process
कौन सा प्रोसेस? जो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन के टाइम पे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, that energy is called hydration energy। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन। तो अभी अंडरस्टैंड करते हैं हाइड्रेशन क्या है। हाइड्रेशन क्या है कि जब हम कोई भी सॉल्ट लेते हैं, आयनिक सॉल्ट, जैसे यहाँ NaCl लिया गया है, तो ये कैटायन है NaN, और Cl आयन anion है। इसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो व्हाट विल हैपन कि इसमें जो कैटायन है NaN, वो O की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो एक पोलर, ये H2 का जो O है, ये पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो H2O है, H2O इज अ पोलर कंपाउंड। ठीक है, दिस फॉर्म dipole with negative at O and positive at H, राइट। ठीक है, तो ये है। इसके बाद क्या होता है कि जब Na में क्या होगा, Na की तरफ कौन सा अट्रैक्ट करेगा? अगर डाइपोल का पोल अट्रैक्ट करना है तो वहाँ पर निगेटिव, तो जो ऑक्सीजन है उस पर डेल्टा निगेटिव होता है और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये एक डाइपोल बनाता है, इधर ये डाइपोल होगा। ठीक है, तो ये डाइपोल जो है Na की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये अट्रैक्ट होने से क्या होगा कि एक आयन और डाइपोल अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और ये जो आयन डाइपोल अट्रैक्शन है, ये जो Na और Cl का जो लैटिस होता है, उसको जो एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, Na और क्लोरीन आयन, उससे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर ये इवॉल्व करता है। तो इसीलिए जो कैटायन है, कैटायन इज सॉल्वेटेड विद द water and it releases the energy that is called hydration energy. Hydration energy is more than the lattice energy which is required to break the bond between negative ion and the positive ion, right? ठीक है, तो लैटिस, व्हाट इज लैटिस? एक बार लैटिस में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लैटिस क्या होता है? लैटिस जो है कैटायन and anion form lattice. So cation are surrounded by the anion and anion are surrounded by the cation. This is called a lattice. और जो लैटिस एनर्जी क्या होता है? लैटिस एनर्जी, अगर ये लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ये लैटिस एनर्जी, जब हाइड्रेशन एनर्जी, जब वाटर और Na दोनों पास पास आते हैं और उसमें जो हाइड्रेशन होता है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी अगर ज़्यादा हो जाती है लैटिस एनर्जी से, तो फिर उस केस में ये बॉन्ड टूटने लगते हैं। ठीक है, Na आयन हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ चला जाता है, तो क्लोराइड भी वाटर के साथ जाता है, लेकिन डाइपोल में वो पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होता है। लाइक हियर क्लोराइड आयन इज अट्रैक्टेड बाय द हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये अट्रैक्ट होगा इसके साथ, क्लोराइड पॉजिटिव आयन के साथ, और यहाँ Na आयन पॉजिटिव है तो वो निगेटिव
O की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि सॉल्वेटेड हो जाता है। सॉल्वेटेड होने में जो भी एनर्जी निकलता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये सॉल्युबल होना शुरू हो जाता है। NaCl इज सॉल्युबल इन द वाटर, राइट। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ देखें हम ध्यान से कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, आप देखो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी को। अभी हाइड्रेशन एनर्जी एक मिनट छोड़ते हैं, एक मिनट पहले हम समझ लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी आपको पता चल गई है। सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, जितनी एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज़्यादा लैटिस टूटेंगे और उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी कंपाउंड की, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। और यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी देखा है कि सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/d Q पॉजिटिव Q नेगेटिव अपन R स्क्वायर। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/d Q पॉजिटिव Q नेगेटिव अपन R स्क्वायर। तो बेसिकली हाइड्रेशन एनर्जी, अब देखिए हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस, ठीक है। और हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द आयंस, राइट। तो अभी हम कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये जो फंडामेंटल चीज़ है इसको अप्लाई करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, राइट। अब हम लोग चलते हैं, ये फंडामेंटली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। इसमें कोई डाउट है आपको? अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको हम लोग फिर से क्लियर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल, ये लिक्विड NH3, ठीक है। क्योंकि लिक्विड अमोनिया भी एल्कली मेटल को डिजॉल्व करती है। तो इसका क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होता है। तो जब भी एल्कली मेटल होता है, जब ये वाटर में डिजॉल्व, लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व किया जाता है, तो व्हाट हैपन कि इसमें जो मेटल होता है वो NH3 के साथ जाता है, ठीक है, मेटल आयन NH3 के। यहाँ पर क्या होगा कि मेटल आयन जो है, एल्कली मेटल का मेटल आयन एक तरफ हो जाता है और मेटल आयन बनने में एक इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। तो देखिए ये एक पॉट है, उसके अंदर ये मेटल आयन है और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ। तो अभी फिर यहाँ पर पोलैरिटी की बात होगी। ये काफ़ी अच्छा पोलर कंपाउंड है NH3, और इसमें जो निगेटिव पार्ट होता है N की तरफ होता है और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो हाइड्रोजन पे होता है, राइट। तो अभी जो ये पोलैरिटी है, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव आयन के पास आता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। जो भी हाइड्रोजन है यहाँ पर एटम, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो अभी ये जो सोल्यूशन है, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड अमोनिएटेड सोल्यूशन। और जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है और इलेक्ट्रॉन इनके साथ बॉन्डिंग बना रहा है अमोनिया के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अभी ये होता क्या है कि जब ये मेटल, एल्कली मेटल जब भी लिक्विड अमोनिया में डाला जाता है तो ये डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन देता है। डीप ब्लू क्यों देता है? क्योंकि इसमें जब मेटल आयन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सोल्यूशन क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। पैरामैग्नेटिक होने की वजह से जनरली आप जानते हैं पैरामैग्नेटिक जो सोल्यूशन होते हैं वो कलर्ड होते हैं, राइट। तो इसलिए डीप ब्लू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि अगर मेटल आयन, एल्कली मेटल का कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएं तो उस केस में क्या होता है कि जो मेटल आयन होता है, जैसे यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन अगर लेस देन 3 मोलर है तो मेटल आयन क्या करता है, NH3 एक सर्टन प्रोपोर्शन में रहता है, X+Y प्रोपोर्शन में है,
उसमें M जो है वो रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ और MnH3X बनाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी NH3 के साथ बनाएगा, लेकिन वो Y होता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन मोर देन 3 मोलर हो जाता है सोल्यूशन का, तो उस केस में जो मेटल आयन है M+, वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है और वो M बनाना शुरू कर देता है। उस केस में NH3 के साथ डायरेक्टली उसका रिएक्शन होता है और MnH2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं सोल्यूशन में। जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो उस केस में ये डायमैग्नेटिक होना शुरू हो जाता है और इसका कलर चेंज हो जाता है ब्रॉन्ज कलर में। राइट, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये IIT 1998 का क्वेश्चन है, हाईली प्योर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये क्या करता है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, जो वर्डिंग है, ये वर्ड जो क्वेश्चन दिए होते हैं ना, यही सब हमारे आंसर है। ये हाईली प्योर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम, डाइल्यूट बोला गया। तो डाइल्यूट में वही मैंने बताया कि एक तो डाइल्यूट सोल्यूशन है, एक कंसंट्रेटेड है। तो डाइल्यूट में क्या होता है, ये ब्लू कलर सोल्यूशन दिखाता है क्योंकि पैरामैग्नेटिक उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। और उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन होने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी होगा। ठीक है, प्रोड्यूसर सोडियम एमाइड। अब सोडियम एमाइड कब बनाता है, सोडियम एमाइड आपने देखा है जब उसका कंसंट्रेशन एकदम से इंक्रीज करते हैं तब सोडियम एमाइड बनाता है। तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन में इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन हैं, इनको आप टिक कर लीजिए। सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो Na2SO4 इज सॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज बेरियम सल्फेट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्पैरिंगली मतलब बहुत कम सॉल्युबल है, ये बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है सोडियम सल्फेट। तो इसमें क्या रीजन क्या है, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज मोर देन द लैटिस एनर्जी। राइट, तो जब हाइड्रेशन एनर्जी आपने देखा, अभी आपको मैंने पहले दिखाया है कि जब हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है लैटिस एनर्जी से। ठीक है, लैटिस को तोड़ती है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, जब ये पॉजिटिव मेटल आयन के पास में H2O आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रेशन एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड, ये रिलीज होती है एनर्जी यहाँ पर, इसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। और लैटिस क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन होता है इसके बगल में निगेटिव आयन होगा, निगेटिव आयन के बगल में फिर पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। ठीक है, जो इनको तोड़ने के लिए ये बॉन्ड है, ये जो आयन्स है, इनको जो इंटरेक्शन है, इनको तोड़ने के लिए इसमें जो एनर्जी की ज़रूरत है लैटिस एनर्जी है। तो जो ये हमारी हाइड्रेशन एनर्जी है ये काफ़ी बढ़ जाएगी, तभी तो ये वहाँ पर से टूटेगा बॉन्ड, क्योंकि तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी ऑलरेडी रिलीज हो रही है H2O के पास आने पर। तो अगर हाइड्रेशन बढ़ेगा तो लैटिस अपने आप कम हो जाएगा और बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी इससे। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na2SO4 इज मोर देन द लैटिस एनर्जी। राइट, ट्रू, ये वाला सही है। इसके बाद लैटिस एनर्जी ऑफ द BSO4 इज मोर देन द हाइड्रेशन एनर्जी। स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसका मतलब है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब है कि कम होगी, तभी लैटिस एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, तभी वो इतना सॉल्युबल नहीं है। लैटिस एनर्जी है नो रोल इन द सॉल्युबिलिटी, ये तो गलत है क्योंकि लैटिस एनर्जी का बहुत रोल है सॉल्युबिलिटी में। और हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज लेस देन द लैटिस एनर्जी, ये भी गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द सीक्वेंस ऑफ द आयनिक मोबिलिटी ऑफ द एक्वस सोल्यूशन। तो अभी आयनिक मोबिलिटी की बात करेंगे, तो आयन कैसे मूव करेंगे एक्वस सोल्यूशन में। तो इसमें होता क्या है कि जो आयनिक साइज है, ठीक है, आयन्स का जो साइज है
वो कैसा होगा? अभी देखिए सोडियम पोटेशियम रूबीडियम ट्रीटियम, तो ये है सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयन का जो साइज है वो कैसे होगा? जब हम लोग जानते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो उनका साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अभी जो आयनिक साइज होगा वो भी बढ़ता जाएगा। ये एटम का साइज बढ़ा है तो आयनिक साइज भी बढ़ जाता है, ठीक है। आयनिक साइज जब बढ़ जाएगा तो अभी मोबिलिटी की बात कर रहा है कि आयन एक सोल्यूशन में मूव कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगर साइज बड़ा होगा तो क्या इजली वो मूव कर पाएगा? आप खुद बताओ। इसीलिए नहीं होगा। तो इसीलिए जो आयनिक मोबिलिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी पॉजिटिव की ज़्यादा होगी, पोटेशियम उससे कम, रूबीडियम उससे कम, सीजियम उससे कम, है ना। तो आयनिक मोबिलिटी कौन सा हो जाएगा इसमें? इन्हें ये वाला सही, ठीक है। अच्छा, आयनिक मोबिलिटी की बात यहाँ पर किया है, इसके साथ जब हाइड्रेशन एनर्जी का बात कर रहे थे तो ये अगर इसमें सारे आयन के चारों तरफ H2O 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 आ जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि ये हाइड्रेटेड आयन बन जाता है, मतलब आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाए तो इसको हाइड्रेटेड आयन बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयन। सो हाइड्रेटेड आयन में क्या होगा, उसका ऑर्डर कैसे होगा? हाइड्रेटेड आयन अगर साइज छोटा है तो उसमें ज़्यादा चारों तरफ आप सोचो ऐसे कि आपके पास शहद है, शहद में आप एक छोटा टुकड़ा डालते हो तो ज़्यादा अच्छे से वो बिल्कुल उसमें मिल करके आता है, और कोई बड़ा टुकड़ा डालो तो उसमें कम उसमें मिला होगा शहद, ठीक है। तो हाइड्रेटेड आयन भी क्या होता है कि अगर छोटा साइज है तो उसके चारों तरफ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, लेकिन अगर बड़ा साइज है तो उसमें कम वाटर मॉलिक्यूल होंगे चारों तरफ। तो हाइड्रेटेड आयन का साइज किसका ज़्यादा होगा? तो हाइड्रेटेड आयन में जिसका साइज छोटा होगा उसमें हाइड्रेटेड आयन का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रेटेड आयन का ये हो जाएगा ऑर्डर। अब हाइड्रेटेड आयन का है तो अगर हम मोबिलिटी पूछे इसकी, मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन, तो क्या हो जाएगा? अब Na+ बहुत बड़ा हो चुका है और Cs है छोटा उससे, क्योंकि इसमें हाइड्रेटेड आयन का साइज जो है काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर Na आयन जो है, Na हाइड्रेटेड आयन जो है उसका मोबिलिटी कम होगा पोटेशियम से, और उसके बाद रूबीडियम से, और सीजियम का सबसे ज़्यादा होगा आयन हाइड्रेटेड आयन मोबिलिटी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन वाटर डिक्रीजेड इन द। सो अभी एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है कि ये सेकेंड ग्रुप की बात हो गई। सेकेंड ग्रुप में क्या होता है, तो हम लोगों का इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, रेडियम, ठीक है। तो अब इसमें जो ऑर्डर है बेसिकली जो साइज होगा, आप देखिए इसमें पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सॉल्युबिलिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी जो था, जो हम लोगों ने देखा है, एक तो था हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, और दूसरा था सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी पे। साथ में यहाँ पर जब हम लोग सॉल्युबिलिटी का देख रहे थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, तो यहाँ पर 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा था 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और चार्जेज कैटायन एनायन और उनके बीच में डिस्टेंस, ठीक है। तो देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू charge on the ions, right, and solubility
ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज ऑफ द आयन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर साइज बढ़ता जाता है, यहाँ पर देखिए चार्ज की बात नहीं, क्योंकि सब में चार्ज वही 2+ होगा सेकेंड ग्रुप है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइज का बात होगा, अगर हम साइज देखें तो साइज नीचे की तरफ आएंगे तो साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए आंसर कौन सा होगा, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम। ये नहीं होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरियम का कम हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, ध्यान से होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन द लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब फिर यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी का बात आ रहा है। तो अब हाइड्रेशन एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी अगेन हम लोगों को पता है कि वो क्या होता है। हाइड्रेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द आयन्स and proportional to 1 upon size of the ion। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ये तो हम लोगों ने देखा है। तो इसमें चार्ज तो सब में सेम होगा, Ca2+, Be2+। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो हम लोगों ने सेकंड ग्रुप का देखा था, सेकंड ग्रुप में जो अब साइज पे आ जाओ, साइज किसका ज़्यादा है, साइज नीचे बढ़ रहा है, तो नीचे वालों का साइज बड़ा है तो हाइड्रोजन एनर्जी कम होगी, हाइड्रोजन ऊपर की ज़्यादा होगी। तो इसमें देख लो आप, बेरिलियम ये नंबर 1 पे आ जाएगा, इसकी सबसे ज़्यादा होगी। इससे कम किसकी होगी, कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरियम। ये ऑर्डर हो जाएगा आपका। तो अभी इसमें पूछ रहा है कि बेटे हैज हाइड्रेशन एनर्जी हायर देन लैटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका होगा सबसे ज़्यादा, सॉल्युबल भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन द लैटिस एनर्जी। फिर से देखिए इसमें ये सेम क्वेश्चन इसी में है जो, तो इसमें जो ऊपर होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये मैग्नीशियम पहले आएगा, फिर इसके बाद आपका आएगा स्ट्रोंशियम, बेरियम और फिर रेडियम। तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा MgSO4 हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ MgSO4 इन वाटर। तो MgSO4 के पर्सपेक्टिव में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट, SO4 आयन मेनली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स हाइड्रेशन एनर्जी। नहीं, SO4 आयन एक्चुअली में क्या होता है कि SO4 आयन का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा साइज होता है, Mg उसके कंपेरिजन में बहुत कम होता है, तो उसका हाइड्रेशन पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो SO4 कंट्रीब्यूट टू हाइड्रेशन एनर्जी या नहीं। उसके बाद साइडेज ऑफ द सिमिलर, ये भी नहीं। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ MgSO4 इज हायर देन द लैटिस एनर्जी। ये आपने देखा है कि लैटिस तोड़ने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी की ज़रूरत होता है, तभी वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी का। ठीक है, आयनिक पोटेंशियल का सॉल्युबिलिटी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, ये रीडिंग क्वेश्चन है पैराग्राफ में, ऑल एल्कली मेटल डिजॉल्व्स इन एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू कलर सोल्यूशन। इट इज़ द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द अमोनिएटेड कैटायन।
एज वेल एज द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैल्यूज ऑफ एक्स वाई डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ NH3 डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पैरामैग्नेटिक ड्यू टू फ्री अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आपको मालूम है पूरी चीज। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस इफ more alkali metal is allowed to react with concentrated liquid ammonia? तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन इज रिटेन, ठीक है। सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्या है, अगर अल्कली मेटल बढ़ती जाए तो उस केस में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो डायमैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा और उसका कलर भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये वाला मोर अल्कली मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद, ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है। सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। तो अगर अल्कली मेटल बढ़ता जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते जाएंगे और ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज करता जाएगा, यही ट्रू होगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज डिक्रीज नहीं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो उसमें नहीं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। और अगर अल्कली मेटल जो है, अल्कली मेटल बढ़ता जाएगा तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते जाते हैं तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आता जाता है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, राइट, ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज नॉट अफेक्टेड, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। Which of the following statement about solution of alkali metal in liquid ammonia is correct? The solution has strong oxidizing properties, नहीं, reducing properties होती हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं सोल्यूशन में, ठीक है। बोथ द डाइल्यूट सोल्यूशन एज वेल एज कंसनट्रेशन इक्वली पैरामैग्नेटिक, नहीं, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो जाते हैं, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, चार्ज ट्रांसफर नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से होता है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अमोनिएटेड सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल और रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री अमोनिएटेड सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन दैट कैन रिड्यूस। तो अभी जो एल्कली मेटल है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है जब अमोनिएटेड सोल्यूशन होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो O2 जो होता है ऑक्सीजन, ये पहले चेंज होता है सुपर ऑक्साइड में, O2 माइनस में, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के, जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पड़ा हुआ है उसको लेकर के फिर ये परऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये जो है ये करेक्ट है, ठीक है। अब ये K2NiCN4, तो यहाँ पर NiCN4 जो है दिस है 2 माइनस पावर, और यहाँ पर जो है Ni चेंज हो रहा है CN4 4 माइनस, तो इसमें इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे तभी तो ये रिड्यूस हो गया है, राइट। अब एरोमेटिक रिंग, तो ये भी ट्रू है। एरोमेटिक रिंग में क्या होता है, जो हमारी एरोमेटिक रिंग होती है उसमें बेसिकली होता क्या है, ये जो है ये यहाँ पर कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये यहाँ पर आ जाता है। तो होता क्या है कि ये कैसे बन जाता है, इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पर ये जो कार्बन था यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये कार्बन, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया था तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें आप जो वहाँ पर और भी कोई होगा तो ये रिएक्ट करेगा, कार्बो एनायन है तो कार्बो का एनायन होने की वजह से यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव या प्रोटॉन होने से वो रिएक्ट कर जाएगा। सेम जो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन और आता है, 2 बार इलेक्ट्रॉन आने से माइनस चार्ज हो जाएगा, फिर यहाँ पर कोई प्रोटॉन आकर के रिएक्ट कर सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो भी रिएक्ट कर सकता है। नॉन टर्मिनल एल्कलाइन, तो RC ट्रिपल बॉन्ड C इस टाइप से होगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। कैसे होता है, ये जो बॉन्ड है ये टूटता है तो ये रेडिकल बनाता है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, हाँ ठीक है। अब इनमें एक तरफ से इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है और एक इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इनमें दोनों में नेगेटिव चार्ज है। तो पहले एक एक में रिएक्ट करता है। पहला ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर से आया, ठीक है, तो ये माइनस हो गया। और यहाँ पर जो भी अमोनिया अगर है तो अमोनिया का हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है इजीली, तो ये बना देता है CH, ठीक है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन हमारा जो भी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद ये क्या करेगा, RC जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा CH, ठीक है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है वो आकर के यहाँ रिएक्ट करेगा, तो ये बेसिकली हमारा ट्रांस प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो सब में ये वाला इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करने का काम होता है, यूज होता है, तो इसमें आंसर ये वाला होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द अल्कली मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, इट इज फाउंड दैट द डाइल्यूट सोल्यूशन इज ब्लू बट द कलर चेंजेस bronze इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में ब्लू है, ठीक है। द ब्लू कलर, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होता है, डार्क ब्लू कलर होता है पैरामैग्नेटिक होने की वजह से, उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिक होता है, ब्लू कलर होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, तो ब्रॉन्ज कलर में क्या हो जाएगा। ब्लू कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, राइट, ये भी ट्रू है। द ब्लू कलर सोल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक बट डायमैग्नेटिक, ये भी ट्रू है। ऑल ऑफ द फैक्टर्स ट्रू, तो ये डी आंसर ट्रू, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। आगे नेक्स्ट टाइम हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, और टिल देन बी इन टच विद मी थ्रू माई कमेंट बॉक्स इन द यूट्यूब, और आपको अगर कोई दिक्कत है तो उसमें आप हमें लिख के भेजिए, आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। थैंक यू।